आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक तूफानी रात की बात है। तूफानी इसलिए कि उस रात पीटर के शराब खाने की टीम की छतें बुरी तरह खड़खड़ा रही थी। उन पर गिरती तेज पानी की बूंदें और हवा की पागल दौड़ से पूरा शराब खाना कांप रहा था। लकड़ी के खंभों पर टिका छोटी मोटी लकड़ी की मेज कुर्सियों से भरा पीटर का शराब खाना शहर से दूर लेकिन शहर के अंदर ही था। ज्यादातर वहां उस सड़क से गुजरने वाले ट्रकों के ड्राइवर ही आते थे, लेकिन जिस रात की बात है उस रात पूरे शराब खाने में सिर्फ 2 बूढ़े थे, एक लकड़ी की मेज की दोनों तरफ बैठे हुए। पीटर काउंटर बैठा ऊँग रहा था, उसके होंठ कांप रहे थे। लगता था कि वो कोई प्रार्थना बुदबुदा रहा है जिससे ये तूफान थम जाए और उसके शराब खाने के गिरने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए। वहीं कोने में एक बेटा लड़का बैठा बदहवास आंखों से शीशे के बाहर देख रहा था। शायद उसने आसमान से बरसती ऐसी बारिश जिंदगी में पहली बार देखी थी। दोनों बूढ़ों के गिलास भरे हुए थे। उनमें से एक की मूछें बड़ी थी और शरीर बिल्कुल गठा हुआ। वो जरूर कभी फौलादी जिसका रहा होगा जो पिचक चुका था। दूसरे बूढ़े ने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे और वो एक कमजोर बूढ़ा था। जीवन के लिए आपका दृष्टिकोण, मैं नहीं मानता कि जीवन का अर्थ सिर्फ खून में। फिर क्या मानते हैं आप? मैं जीवन को बहुत आस्था के साथ देखता हूँ। नदी की तरह बहता, बहुत कुछ है इसमें। ये गलत है महाशय। जीवन सिर्फ हवाओं की दीवारों से घिरी एक छत है, एक अभिशाप जिसे जीने के लिए हम मजबूर हैं। या मैं आपसे कहता हूँ, मरना अगर जीने से ज्यादा आसान होता तो कोई भी जीवन को भोगना पसंद नहीं करता। नहीं महाशय, मैं सहमत नहीं हूँ। जीवन में कुछ सकारात्मक होता, तभी तो ये सृष्टि चल रही है। हर एक अपने जीवन से मोह करता है। छोड़िए, मैं जीवन की अर्थहीनता 1 मिनट में साबित कर सकता हूँ, खुद अपने भोगे हुए जीवन से। आप ऐसा नहीं कर पाए, आप साबित नहीं कर सकते। क्या आपने अपनी इतनी बड़ी उम्र सिर्फ शून्य में बिता दी बिना इससे कुछ हासिल किए हुए? यही है महाशय। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी कहानी सुना सकता हूँ। मैं जरूर चाहूँगा। भयानक तूफान आज रुकने वाला नहीं है और यहाँ कोई है भी नहीं। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी बात सुनूंगा और फिर ये साबित कर पाऊंगा कि आप गलत। अच्छा रुकिए, मैं 1 बोतल और मंगवा लूँ। अगर आप चाहें तो मैं भुने हुए मांस के टुकड़े भी मंगा सकता हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं। मैं सांस का मरीज हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं ये खिड़की बंद कर दूँ। हवा लग रहा है सीधी मेरी छाती पर आ रही है। इससे मुझे आपकी कहानी सुनने में दिक्कत नहीं, अवश्य बंद कर दीजिए। मैं सोचता हूँ ऐसी बारिश मैंने पहले नहीं देखी। आपने? देखी थी बर्मा की लड़ाई में, लेकिन मैं आपको सब सुनाऊंगा शुरू से। मांस के टुकड़े का आना इंतजार करो या शुरू करो? मेरा ख्याल है आप सुनाना शुरू करें। मांस के टुकड़ों में वक्त लगेगा। ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं जब छोटा था
बहुत गरीब था। मुझे अपने पूरे बचपन की सिर्फ एक बात याद है, या आप कह सकते हैं मैंने सिर्फ उसी एक बात को याद रखा। मैं जब बड़ा हुआ इतना कि आदमी और औरत के बीच के फर्क को समझने लगा, तभी मैंने इस बात को समझा। मेरा बाप शहर में नौकरी करता था, वो साल में एक बार घर आता था, तो मेरी माँ गांव में छोटे मोटे काम करके कुछ कमा लेती थी, वो कुछ हर महीने बाद दे दिया करता था। तभी मैंने देखा कि जब मेरा बाप छुट्टियों में घर आता तो जब वापस जाता, उसके कुछ ही दिन बाद मेरी माँ का पेट फूलने लगता। मैं अपने माँ बाप का बड़ा बेटा था, उसके बाद 2 बच्चे और थे। एक छोटे से कमरे में हम सब सोते थे। हर रात मैं देखता कि मेरा बाप मेरी माँ के बिस्तर में घुसकर उसको नोचता खचोटता है, बिल्कुल मेरे बिस्तर के पास ही। मैं चुपचाप दम साधे पड़ा रहता, और जब कभी चुपचाप आँख खोलकर देखता तो अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय अपनी माँ के नंगे जिस्म। मेरा पूरा बदन लेगिजाहट से भर जाता। वो पूरा वक्त में होश में होता, लेकिन बेहोश पड़ा रहता। करवट भी नहीं बदलता था। मुझे पेशाब लगती, लेकिन उसे रोके पड़े रहता। और कभी कभी तो इस हद तक कि बिस्तर नहीं कर देता, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उठूं तो वो हड़बड़ा के अलग हो जाए और मेरे सामने अपने आप को नंगा महसूस कर। और अगर मैं उठता तो शायद जो काम वो छुपकर करते थे मुझसे, मेरी आंखों के सामने उनकी क्या हालत होती, बस यही सोचता था। बस चुपचाप वो वक्त जल्दी से जल्दी बीत जाए, यही प्रार्थना करता। उस क्षण को आप नहीं समझ सकते महाशय। अपनी माँ को संभोग करते देखना दुनिया का सबसे बड़ा नर्क है, और हर रात में उस नर्क में जलता। जब भी मेरा बाप घर आता, शाम से ही मेरे अंदर एक दहशत सी रहती थी, ये सोचकर कि फिर रात आएगी, फिर वही सब होगा। मेरी सांस गले से नीचे नहीं उतरती थी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, बस यही सोचता था। तब भी मैं सोचता था कि थोड़े दिनों की बात है, फिर वो चला जाएगा। बस इधर उधर घूम के दिन काट देता। बुरी तरह थकना चाहता था उन दिनों में, जिससे कि रात होने से पहले मुझे गहरी नींद आ जाए। बेवजह कुल्हाड़ी चलाता, मीलों दौड़ता, लेकिन रात किसी कच्चू के बाद धीरे धीरे सरकती हुई मेरी आंखों के सामने से गुजरती। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो एक दिन बाप घर आया, तो मुझे पता चला कि वो वापस लौट के नहीं जाएगा, उसकी नौकरी छूट गई। माँ उस रात बहुत रोई थी, लेकिन उस रात भी उसी तरह माँ बाप ने। उस रात मुझे महसूस हुआ कि ये सब जो मेरे चारों ओर है, मेरा गला घोंट देगा। अब ये रोज होगा, पहले की तरह 2-4 दिन नहीं, हर रात मुझे सहना होगा एक कालखंड जो भट्टी की तरह मुझे सुलगाता। सुबह आँख खुलने पर मैं अपनी माँ की ओर आँख उठाकर मुझे देखा, और बाप मुझे किसी भूखे जानवर की तरह है। मुझे लगा कि मैं तो इस तरह पागल हो जाऊंगा, और मैंने वो घर छोड़ दिया और एक अंग्रेज फौजी के यहाँ दूर शहर में नौकरी करने लगा। आप जीवन की बात करते हैं महाशय, जीवन में आदमी के रिश्तों का मेरा ये पहला अनुभव था। बचपन जो बिल्कुल अकेला और सपाट काटा मैंने, मेरे अंदर एक दहशत सी रहती थी माँ बाप को साथ देखकर। मुझे ये लगता था कि किसी तरह ये दोनों साथ ना रहे। दोनों को साथ देखकर मेरे अंदर एक दहशत सी सवार हो जाती थी, बहुत कुछ कब्ज करने जैसे। मैंने माँ बाप
या और किसी रिश्ते की गर्माहट को कभी महसूस ही नहीं किया। हो सकता है रिश्तों की गर्माहट जीवन को अर्थ देती हो, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा इस ठंडे पल में जिया हूँ, इसलिए रिश्तों के नाम पर जीवन में कुछ नहीं पाता। जीवन की अर्थ तो देने वाली पहली चीज ही मेरी जिंदगी से गायब थी और हमेशा रही। आप भी कुछ लें। हाँ। ये बारिश रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। मैं अपनी बात शुरू करूं? हाँ हाँ जरूर, लेकिन एक सिगरेट होगी आपके पास? हाँ अवश्य। आप सुनाएं आगे। उस फौजी अंग्रेज अफसर के यहाँ मैंने नौकरी कर ली। सारा दिन उसका घर का काम करता। वो बहुत खुश था मुझसे। 7 साल रहा हूँ मैं वहाँ। फिर उसने मुझे फौज में भर्ती करा दिया। फौज की जिंदगी मुझे कुछ दिन बहुत अच्छी लगी। मेहनत करता, जम कर खाता और सोता। मुझे लगने लगा कि दुनिया में आदमी वाकई बहुत अच्छी चीज है। साथी दोस्त सब प्यारे लगते, साथ साथ शराब पीना, खाना खाना और लड़ाई का अभ्यास करना। दूसरी बड़ी लड़ाई में मैं लड़ा। मैं आपको बताता हूँ महाशय, मैंने दुनिया की हर शराब और हर औरत को चखा है। तो इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि दुनिया की सारी शराबों का नशा एक तरह से चढ़ता है और सारी औरतों का स्वाद एक जैसा होता है। अरे देखिए मैं भटक गया। तो आप मुझे टोक दिया कीजिए, वरना बात लंबी हो जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। फिर बर्मा के जंगलों में मैं और मेरे कुछ साथी भटक गए। भूख प्यास से निढाल 9 दिन हम लोग जंगलों में सिर मारते रहे। हमारे पास जो कुछ भी था धीरे धीरे सब खत्म हो गया। हमारी आंखों में दहशत और चेहरे पर उदासी। पूरे दिन हम लोग किसी से बात नहीं करते, चुपचाप कोने में पड़े रहते, फिर चलते और फिर गिर कर पसर जाते। उन्हीं दिनों महाशय एक रात जब मैं आंख बंद करके मुंदे लेटा था, मुझे पास ये खुचखुचाहट सी सुनाई दी, जैसे कोई जानवर हाँफ रहा हो। मैं हड़बड़ा के उठ बैठा। मैंने देखा कि मेरा एक साथी बेहोशी हालत में कुछ गुलजार रहा। मैं उसके चेहरे पर झुक गया। मैंने देखा उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो मेरे पैर पकड़ कर बोला, मुझे बचा लो, वे मुझे मार डालेंगे। कौन? मैंने चकित होकर पूछा। बोला वही मेरे दोस्त, अगर उनको 2 दिन खाना और नहीं मिला तो वो मुझे मार कर मेरा मांस खाएंगे। मैं ही सबसे कमजोर हूँ और वैसे पहले ही सबसे मरूंगा। उसकी आंखें बाहर को निकल रही। आतंक से वो जम चुका था। मेरे पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने उसकी बात पर यकीन किया, उसे सांत्वना दी और अपने पास बुला। सुबह उठने पर मैंने देखा महाशय कि वो आदमी मेरे शरीर से चिपका चिपका घूम रहा और मेरे साथियों के चेहरे पर एक वहशियाना अंदाज था। मुझे यकीन हो गया कि वो जो कह रहा है वो सच है। वो एक घबराए चौकन्ने कुत्ते की तरह कांप रहा था। मैंने तय कर लिया, इसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। शायद इस बात को मेरे साथी समझ गए। उनमें से 2 ने भी मुझसे वही बात कही जो उसने कही थी। मैंने थूक दिया उनके चेहरों पर गड़ा से, इतना गिर सकते हो तुम? खुदा का शुक्र है महाशय, उस दोपहर को हमने एक लोमड़ी को मारा था और उसका मांस खाकर अपनी भूख बुझाई। फिर दूसरे दिन हमें हमारे और साथी मिल गए और हम वहां से निकल। वो आदमी मेरे पैरों पे पकड़कर फूट फूट के रो रहा था। मैंने तय कर लिया कि ये नौकरी छोड़ दूंगा और अपने गांव चला जाऊंगा, जहां से 17 साल से मैं अलग था। आप जीवन की बात करते हैं महाशय। उस रात जब वो आदमी बदमाश कुत्ते की तरह मेरे पैरों पे पड़ा था,
उस रात से ज्यादा घिरा हुआ जीवन मैंने कभी नहीं देखा। जिंदगी के किसी भी चीज से गंदा और घृणित। और मेरे साथियों का जो विचार था उसने तो मुझे इंसानियत से विश्वास हटा लेने को मजबूर कर दिया। मैं सोचने लगा कि दुनिया में आदमी साथी बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन उस रात मैंने देखा कि इंसान से ज्यादा खतरनाक और दोगला जानवर दुनिया में कोई नहीं। आप जीवन में अर्थ की बात करते हैं। मैं कहता हूं आपने यदि जीवन को उसके इतने घृणतम रूप में इसके साथ से देखा हो तो आप जीवन के एक क्षण का भी विश्वास नहीं करोगे। रिश्तों की गर्माहट के बाद यकीन ही ये जिंदगी की बड़ी चीज होते हैं। और अफसोस है कि मैंने उसे भी उसको इतना गंदा और घृणित रूप में बिल्कुल नंगा देखा है। अपनी माँ की तरह। आप बोल तो नहीं होंगे मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बेहद दिलचस्पी से सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। क्या ख्याल है इस बारिश के बारे में? मुझे नहीं लगता आज ये रुकेगी। फिर क्या करेंगे आप? इंतजार ही करूंगा, बस ज्यादा दूर नहीं रहता हूँ। और आप? मैं तो शायद यही रुक जाऊंगा, इतनी रात को वापस नहीं जाता। मैं सोचता हूँ आप सुनाना शुरू करें आगे। हाँ, अचानक मेरे मन में मेरा घर, मेरे लोग, मेरे गांव का प्यार जाग गया। 17 साल बाद मैं अपने घर, मेरा बाप मर चुका था, माँ बूढ़ी हो गई थी, तो दोनों छोटे भाई जवान होकर खेतों में काम करने लगे। मुझे देखकर मेरी माँ पागल सी हो गई। मेरी छाती पे जोर जोर से घूंसे मार मार कर मुझे गालियां देती रही। फिर मुझे चपका कर रो रो के जाने क्या क्या बातें करती रही। मैंने देखा कि मैं अपने बचपन की बात बिल्कुल नहीं भूला। जितनी देर माँ मुझे चिपकाए बड़बड़ाती रही, मेरी आंखों के सामने वही रातें घूमती रही। वैसे मुझे देखकर राहत थी कि मेरा बाप मर चुका। दोनों छोटे भाई कोने में खड़े मुझे देख रहे थे। शायद वे खुश थे मेरे आने से, शायद उनको उम्मीद थी कि मैं उनके कामों में हाथ बटाऊंगा। उन दोनों की औरतें भी थी, बेहद जवान और कसे बदन की। उनके बच्चे भी थे जो एक खिलौने की तरह मुझे देख रहे थे। आसपास के लोग भी थे जो मेरे आने से मेरी माँ का बुढ़ापा सुधर गया मान रहे थे। मैं फौज में था, ये सुनकर सब मुझे हैरत से देख रहे थे, अजीब निगाहों से मुझे देख रहे थे। दूसरी बड़ी लड़ाई खत्म हुई थी। अंग्रेजों के जीतने से मुझे एक बहादुर जवान आदमी का सम्मान मिला। मेरी माँ मेरा बदन छू छू कर सबको दिखाती थी। वे खुश थे कि उनके भी गांव में एक ऐसा आदमी है जो बहादुरी के साथ लड़ा और जिसने फतेह हासिल। कई दिन मैंने कुछ नहीं किया, घूमता सोता और बूढ़ी माँ की बक सुनकर उनके हाथों का बनाया हुआ खाना खाता। वो हरदम मेरी शादी की बात करने लगे। गांव के कितनी जवान लड़कियों के रूप और गुण के बारे में मुझे बताती थी। वास्तव में उसको डर था कि मैं कहीं फिर ना भाग जाऊं। मैं उसकी बातों से अब बोर हो चुका था। मुझे लगा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए।
मेरे भाइयों को शायद मेरा इस तरह बैठकर खाना और खाट तोड़ना पसंद नहीं था। मैं उनके खेतों में काम कर सकता था लेकिन चाहता नहीं था। खेत उसके थे, उसमें काम करके मुझे किसी तरह की खुशी नहीं हासिल होती। तभी एक दिन मुझे उस गांव के जमींदार का बुलावा आया। ये उन दिनों की बात है महाशय, जब हमारे देश की आज़ादी की बात करीब करीब पक्की हो चुकी थी और उसके चलते चलते जमींदारी खत्म होने की बात थी। मेरे गांव का जमींदार बहुत बड़ा आदमी था, आसपास के 10 गांव थे उसको जाते थे। मैं उसके बुलावे पर उसके पास गया। उसने मुझे देखकर खुशी जाहिर की। वो मुझसे मेरे बाप की बातें करता कि मेरा बाप उसका कितना वफादार था, मुझे भी उसी तरह उसका वफादार होना चाहिए। शायद वो मुझे अपने साथ काम पर रखना चाहता। मेरे मजबूत जिस्म और फौज में जाने कितने मेरे हाथों से कत्लों की सुनकर उसने मुझे बुलाया। मुझे भी उसके साथ काम करने में कोई बुराई नजर नहीं आ रही, बल्कि गांव में अच्छा खासा रौब दिखाई दे रहा था। उसने मुझे अपने 100 बीघे खेतों का इंचार्ज बना दिया, जहां गांव के लोग काम करते। मैं तैयार हो गया। ये उन दिनों की बात है महाशय, जब मुझे जीवन में कुछ नहीं दिख रहा। मैं फौज की अकेली जिंदगी, अकेली दरिंदगी जिंदगी से दूर अलग मैं एक सामाजिक गांव में आया था, जहां मुझे लगने लगा कि एक निश्चित आधार मिलेगा जीवन में। परिवार, समाज, देश, सामाजिक न्याय, सुरक्षा और जीवन का अस्तित्व, इन सब से जुड़ा हुआ मैं एक निश्चित जीवन जी सकूंगा उस समाज में जहां आदमी होने का महत्व होगा, उसके दुख सुख का, उसके सपनों का। मुझे अचानक लगने लगा कि जीवन को अगर सही ढंग से जिया जाए तो वो शायद इतना खराब नहीं। इसके अलावा उन दिनों हमारे राज की बातें, गुलामी से दूर एक नया जीवन, आदमी को अचानक ऊपर और ऊपर उठने का संकल्प, इन सब का भी महत्व था। एक नई दुनिया दिखाई दे रही थी सामने, जहां जीवन सोने की तरह चमक रहा है। मैं जल्दी उसके खेतों में काम करने का संभालने की सोच रहा है। मुझसे पहले जो आदमी वहां काम करता था वो कुछ दिन मेरे साथ रहा, मुझे बचाने के लिए। वो हमेशा अपने साथ एक कोड़ा रखता और 4 लठैत उसके साथ ढूंढते, बात बात कर वो लोगों पर कोड़े बरसाता। नंगे बदन, सूखे मांस के आदमी और न जाने कहां से पकड़ पकड़ के लाए जाते। मैं हैरान था कि जिसको वो पकड़ के लाते हैं वो फिर कहीं नहीं जाता। काम खत्म होने के बाद एक पाड़े नुमा कमरे में बंद कर दिए जाते और वहीं उनको खाना दिया जाता, इतना कि वो मर न सके। इसके बावजूद भी लोग मरते थे। उनकी लाशों को दूर फेंक दिया जाता था। अगर कोई ऊंची आवाज उठाता तो उनके नंगे बदन पर पड़ने वाले कोड़ों की आवाज मीलों दूर सुनाई देती थी। हड्डी से लटके लिपटे मांस के, काले मांस के पुतले, गड्ढों में धसी आंखें, कांपते पांव, बेहद कमजोर हाँफते हुए सुबह एक लाइन में खेतों पे ले जाए जाते और शाम को वैसे ही वापस आते। आदमी के नाम पर जिंदा रहते हुए मांस के जानदार लोथड़े। मैं हैरान हो गया ये देखकर। ये कौन सी आजादी आ रही है? ये कौन सा समाज है जहां किसी को आस्था के साथ जीना चाहिए? समाज, न्याय, आदमी होने का गौरव, ये सब कहाँ है? एक दूसरे को भूखे जानवरों की तरह नोचते खजोरते इंसानों की दुनिया ये कभी खत्म नहीं होगी। कोई भी आजादी इनको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। मुझे एक बार फिर लगा
कि जीवन ने मुझे धोखा दिया, बेहद निकला और बेबस जीवन। मैं कभी स्वयं को उन आदमियों की जगह रखकर देखता तो मुझे लगता कि मुझे उसी क्षण मर जाना चाहिए। ये देह, ये जीवन का नाम सब अभिशाप है, एक शून्य में जीने का अभिशाप बस। मैंने जमींदार की नौकरी छोड़ दी और फिर भाग के एक बार शहर आ गया, यहाँ इसी और क्या सुनना चाहेंगे? मैं इससे आगे भी सुना सकता हूँ। मैं समझता हूँ मुझे आपकी पूरी कहानी सुननी चाहिए। मैं सचमुच कांप रहा हूँ आपकी बात और महसूस कर रहा हूँ कि आपने बेहद लंबा, खाली और फिजूल रास्ता तय किया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन की यही परिभाषा है। नहीं मास्टर, ऐसा आप अभी भी नहीं कह सकते। वैसे मैं समझता हूँ आपकी कहानी खत्म होने के करीब आ रही है। हाँ, इसके बाद कुछ भी विशेष नहीं। मैं शहर में आ गया, एक छोटी सी बेकरी की दुकान कर ली और एक मजबूत जवान औरत से शादी भी की, इस उम्मीद से कि शाम को घर लौटूंगा तो बढ़िया गर्म खाना खिलाएगी, जीवन की और भी तमाम जरूरतें पूरा करेगी, वो मुझे बच्चे देगी जो बुढ़ापे में मेरी मदद करेगी। लेकिन 2 साल बाद वो औरत भी मुझे छोड़कर भाग गई। वो आखिरी दिन था महाशय जब मुझे कुछ दुख हुआ। उस दिन के बाद से मैंने जीवन में कुछ भी अपेक्षा करना छोड़ दिया। उस दिन के बाद से मुझे कुछ बुरा भी नहीं लगा। उस दिन के बाद से आज तक मैं बिल्कुल अकेला और सपाट जी रहा हूँ, बिना किसी सहारे के, बिना किसी इंतजार के। आप कह सकते हैं कि मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। शायद कायर हूँ मैं इसलिए, लेकिन आप ये निश्चित समझ लीजिए कि मैं जीवन को किसी आशा से नहीं जी रहा हूँ, उसमें कुछ देखना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जीवन सिर्फ शून्य है, हवा की पतली दीवारों से घिरा एक कमरा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो जिसकी कोई भी दीवार हमें सहायता नहीं कर सकती। बस मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ, आप जो चाहें नतीजा नहीं। मुझे दुख है आपकी बात सुनकर। सचमुच एक बुरा जीवन जिया है आपने, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा कि जीवन ऐसा है। मैं सच कह रहा हूँ, आप नाराज ना हो। मैं जब अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ तो बिल्कुल उल्टा है सब। मेरे जीवन में रिश्तों की गर्माहट भी है, विश्वास भी, और एक मजबूत चट्टान आस्था की जिस पर मैं पांव जमा कर खड़ा हूं। इसीलिए मैं आपकी बात आसानी से नहीं मानूंगा। हो सकता है अभी आपको मेरी बात समझ में ना आ रही है, लेकिन मैं जब आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा तो मुझे यकीन है कि आप जीवन को दूसरी दृष्टि से भी देखेंगे। मेरे पास बताने को ज्यादा कुछ नहीं है, जैसा आपके पास बस छोटी सी बात है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी कहानी सुना सकता हूँ। ये बारिश खत्म होने से पहले ही मेरी बात खत्म हो जाएगी। अवश्य, आप सुना सकते हो। मैं पहले आपको दिखाऊंगा। ये कोल है महाशय, कोल। लेकिन आप घबराएं नहीं, अब ये सूख चुका है। ये दिखाना जरूरी था आपको। अब मैं आगे सुनाता हूँ। पहले मेरा हाथ ऐसा नहीं था, बहुत मजबूत और गठा हुआ हाथ था मेरा। इस हाथ पर अब तो बिल्कुल फिदा थी। आप जानना चाहेंगे ऐसा क्यों था और अब तो कौन थी?
मैं आपको बिल्कुल शुरू से सुनाता हूँ। मैं इसी शहर के बिसात खाने में बड़ा हुआ। बिसात खाना यानी नाचने गाने वाली और रंडियों का मोहल्ला। अगर आप चाहें तो आप आज भी वहाँ जाकर देख सकते हैं। रुमाली रोटी और बकरे के मांस की हर वक्त उठती मिर्च मसालों की महक के साथ अंधेरों में खड़ी औरतें हैं। बिल्कुल भी नहीं बनता है बिसात खाना। जीवन जैसा तब था वैसा ही आज। मैं तब एक बूढ़ी खाला के यहाँ रहा करता था। अनाथ था। उसी के यहाँ आने जाने वालों की खिदमत करता, बाहर से सामान वगैरह ला देता, मुझे बख्शीश मिल जाती। अब तो उसी खाला की बहन की लड़की। मैं आपको बता नहीं सकता महाशय कि फत्तो कितनी खूबसूरत थी। और मैं हर समय यही सोचता था कि ऐसा क्यों है। एक रात मैंने हिम्मत करके फत्तो को छत पर पकड़ लिया। तुम इतनी खूबसूरत काहे को कलाई छुड़ाकर भाग गई थी। उसकी चूड़ियों के टूटे टुकड़े आज भी मेरे पास हैं। वो दिन और आज का दिन महाशय, मैंने उस घर का चबूतरा नहीं छोड़ा। फत्तो के नाम लिख दी अपनी जिंदगी। बस अब फत्तो जब भी मिलती मैं उससे यही बात पूछता, तुम इतनी खूबसूरत काहे को। पहले पहले वो हंसती थी मेरी बात पर, धीरे धीरे रोने लगी। आप समझ सकते हैं क्यों। वक्त बीतता गया, मैं उसी चबूतरे पर पड़ा रहता। मैं चाहता था कि फत्तो से शादी कर या उसे लेकर भाग जाऊं, लेकिन फत्तो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो अपनी पूरी खाला को छोड़ नहीं सकती थी। बहुत एहसान मानती थी उसका। और इसके अलावा मैं ये भी जानता था कि मैं उसे लेकर कहीं भी जाऊंगा उसे सुख नहीं दे पाऊंगा। अब तो भी इस बात को समझती थी। और हम दोनों ये मानते थे कि हम जैसे थे, जितने में थे, उसी में हमें सब कुछ मिल जाता था। ये उन्हीं दिनों की बात है महाशय। मेरा हाथ ऐसा नहीं था। इसी हाथ से मैंने फत्तो की कलाई पकड़ी थी। और उन दिनों फत्तो हर रात सोने से पहले मेरे इस हाथ की उंगलियों को चूमा करती कहती थी, इसी हाथ से तुमने इस अभागन फत्तो को जन्नत बख्शी। मैं आपको बता नहीं सकता महाशय, हम दोनों में कितनी मोहब्बत थी। मैं उसे अपनी गोद में बैठाकर गुर्राता। आज बता दो, तुम इतनी खूबसूरत काहे को हो। रोज वही बात। एक तो बच्चा दो ना हमें। काहे? अब अच्छा नहीं लगता फत्तो। बस सारी जिंदगी उसे देख कर गुजार दूंगा। नहीं, ये नहीं होने का। इस नरक में फत्तो ऐसा नहीं करने की। किसी की आत्मा को जिसमें बांधकर फत्तो यहाँ नहीं सड़ाएगी। मैं उसके दुख को समझता था। मैंने फिर कुछ भी कहना छोड़ दिया, लेकिन फत्तो अपना धर्म वैसे ही निभाती। हर रात मेरी उंगलियों को चूम कर
धीरे धीरे मैंने देखा मेरे हाथ पर धब्बे पड़ रहे हैं, कोड़ हो रहा था। बहुत इलाज कराया तब, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भक्तों ने कोई पीर बाबा मजार मंदिर नहीं छोड़ा जहां उसने माथा न टेका हो, लेकिन मेरी उंगलियों को नहीं बचा पाई। आप अभी मेरे हाथ को देखकर कांप गए थे महाशय। अब जबकि ये पूरी तरह सूख चुका है, जब ये कष्टा तब भी भक्तों ने कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब उसने मेरी उंगलियों को न चूमा। आप सोच नहीं सकते महाशय, भक्तों की उन आंखों के बारे में जो हर वक्त पानी भरे कढ़ाई सी उबलती रहती थी। मैं बस अपनी बात यही खत्म करता हूँ। मेरे जीवन में भक्तों के अलावा और कोई खास बात नहीं है। खैराती अस्पताल में बूढ़ी होकर भक्तों मरी, मैंने उसे हर क्षण मरते हुए देखा। वो जो दे गई, वो जिसे मिलता है उसका जीवन सार्थक है। उससे बड़ा जीवन का अर्थ और किसने भोगा है? सच महाशय, आपकी कहानी से नहीं लगता कि जीवन में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको तो एक ही जगह सब कुछ मिल गया। लेकिन मेरी बात, मैंने जो भोगा, हाँ, हम शायद किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जीवन का आपका दृष्टिकोण भी सही है और मेरा। मैं कुछ समझा नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि जीवन क्या है, इसकी स्वतंत्र परिभाषा नहीं हो सकती। जीवन सिर्फ संदर्भों में व्याख्यायित हो सकता है। जिसने जैसा भोगा उसका वैसा जीवन। एक के जीवन का अर्थ दूसरे पर आरोपित नहीं किया जा सकता। जो जैसा भोग लेता है उसके लिए जीवन वैसा ही होता है। शायद यही सत्य है। शायद यही है। आप सही नतीजे पर पहुंचे। आज इस तूफानी बरसाती रात में हमने एक खूबसूरत नतीजा निकाल लिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरे ख्याल से आपको भी जाना चाहिए। आपको सांस की बीमारी है, इस ठंड में आपको तकलीफ बढ़ सकती है। आप ठीक कहते हैं। अच्छा, एक बार फिर इस रात का शुक्रिया। मैं चलता हूँ। जीवन सिर्फ शून्य है, हवा की पतली दीवारों से घिरा एक कमरा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो जिसकी कोई भी दीवार हमें कभी सहारा नहीं दे सकती। तुम इतनी खूबसूरत काहे को? क्या बात है, वाह भाई।